वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। राजनीति भाई साहब के साथ आ गए हैं। आज बात करेंगे बिहार के इलेक्शन के बारे में। बिहार के इलेक्शन में बहुत सारे पहलू हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम भाई साहब के पास चले जाएंगे, पूछेंगे कि क्या हो रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है और किस तरफ हवा है। क्या एनडीए जीत रही है या फिर इंडी अलायंस जीत रही है या प्रशांत किशोर का कुछ मैजिक होना है। बताइए भाई साहब, क्या लग रहा बिहार इलेक्शन के बारे में जो बात करें तो अभी से ना डेट अनाउंस हुई है, ना कुछ हुआ है, ना सीट्स भी अभी डिसाइड हुई है कि जेडीयू और बीजेपी कितनी सीट्स पे लड़ेंगे, एलजेपी का क्या रोल रहेगा, कुशवाहा की पार्टी है जो उनका क्या रोल रहेगा, जीतराम मांझी जो केंद्र में मंत्री है उनकी पार्टी का क्या रोल रहेगा। सो सीट डिवीजन अभी तक हुआ नहीं है, सो इट्स वेरी अनफेयर और टू से कि भाई किसको कितना सीट्स आएगा और क्या आएगा। बट अगर ओवरऑल पिक्चर हम देखने जाए तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इन टर्म्स ऑफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। है? अगर इसको मैं कंपेयर करना चाहूंगा गुजरात के इलेक्शन के साथ, तो गुजरात का जो इलेक्शन था उसमें आम आदमी पार्टी ने जब एंट्री की तो वो ज्यादातर कांग्रेस के वोट काट रही थी और उसको उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी 157 अराउंड सीट्स लेके आई 182 में से गुजरात में। बट बिहार के इलेक्शन की बात की जाए तो बिहार के इलेक्शन में अगर जन स्वराज 243 सीट्स पर लड़ता है तो वो कांग्रेस और आरजेडी के वोट्स नहीं काट रही है, वो काट रही है बीजेपी और जेडीयू के वोट्स। और अगर जेडीयू और बीजेपी के वोट्स काट रही है तो क्या ये जन स्वराज है, क्या वो आरजेडी और कांग्रेस को फायदा कराएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो हमें वो देखना होगा कि भाई क्या रोल प्ले करता है जन स्वराज इन टर्म्स ऑफ वोट शेयरिंग और वोट कटवा पार्टी के तौर पे देखा जाता है कि क्या देखा जाता है। बट कहने की बात है कि जन स्वराज एक बहुत ही उम्दा कंसेप्ट है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये देखना होगा कि क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा इन फ्यूचर। बट कहने की बात है कि क्या टीचर है वो डॉक्टर बन पाएगा, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जन स्वराज प्रशांत किशोर ने बहुत सारे लोगों को लड़वाया है, बट क्या वो खुद इसमें स्टेक होल्डर के नाते क्या बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे, वो देखने की बात है। इट्स अ फेयर पॉइंट। और दूसरा चीज जो मुझे लगता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी की साइड नहीं है। एनडीए में भी जैसे एलजेपी है, वो भी नीतीश कुमार पे डिग कर रही है, वो भी नीतीश कुमार के पीछे पड़ी है। आरजेडी तो पड़ी ही है, वो तो ऑपोजिशन है। कांग्रेस तो छोड़ दो, उनका वजूद क्या बिना प्रशांत किशोर ने जो बोला, बेसिकली विदाउट लालू के क्या है कांग्रेस? नथिंग। तो मेरा पॉइंट भी कि कोई किसी के साइड नहीं है। जैसे अलायंस भी है, वो अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है रादर देन अलायंस ऑफ कन्विक्शन मेरे हिसाब से इसमें। क्योंकि सेंटर में हमें आई थिंक बीजेपी को भी आइडिया है कि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसा भी रिजल्ट आए, नीतीश बाबू काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे क्योंकि उनके पास एमपी काफी सारे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है जो यहाँ पे खेला जा रहा है। प्रशांत किशोर भी एक बहुत तगड़ा, मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहे हैं वो। आई डोंट नो कितना सूरज पाएंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू गेट मोर देन 10%। 10% वोट मिलना भी बहुत बड़ा बात है। बट आई थिंक एट मैक्स, मतलब सीट तोड़ने के काम आएंगे। ये जो लिस्ट है, अपन दिखाएंगे तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कितने लोग बिहार से माइग्रेट किए 2024 के पहले, जिस 1 जनवरी 2024। यहाँ पे लिखा है 7,64,33,000। ये आसपास लोग माइग्रेट कर गए बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लिस्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितने लोगों ने माइग्रेट किया, बेसिकली कहीं और चले गए, वो कोई और स्टेट में चले गए या फिर कोई और तालुकात में भी जा सकते हैं हिसाब से। बट मेरा पॉइंट भी, वो माइग्रेट किया जनरली स्टेट के बाहर ही होता है। ये हम assumption लेके चल रहे हैं बिहार के केस में। तो ये वाला जो मुद्दा है भाई साहब, जैसे प्रशांत किशोर बोल भी रहे हैं, ये होता ना कि हमारे लोग तो बाहर चले जा रहे हैं। वो बहुत अलग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लाइक होता है कि हम अपने लोगों को रोकेंगे, फिर अपना हम सीडीआर को रोकेंगे, बेसिकली जो रुपया बैंक्स में पड़ा है, ताकि हम यहाँ इन्वेस्ट कर सके। ये थोड़ा थोड़ा मतलब सोशलिस्ट नहीं हो जा रहा है एकदम से? मतलब क्या है ये, कौन सा पॉलिटिक्स है? वैसे थोड़ा प्रशांत किशोर बात कर लेते हैं, फिर आरजेडी और फिर बाई। सो प्रशांत किशोर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो हमेशा सोशलिज्म पे ही रहा है।
आपको सोचना होगा प्रशांत किशोर की मतलब बीजेपी भी अभी बीजेपी को भी हम कैपिटलिस्ट तो कह नहीं सकते, वो भी एक थोड़ा सोशलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही आते हैं। बीजेपी को लड़ाया, आम आदमी पार्टी को लड़ाया, ममता बनर्जी, ये जो सारी जिसको भी लड़ाया प्रशांत किशोर ने, वो सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और प्रशांत किशोर का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू सोशलिस्ट है। बट इसको एक नई शुरुआत कह सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जिस रास्ते पे चल रहा है वो है जन सुराज और वो गांधीवादी विचारधारा के साथ चलते हैं। तो जब गांधी ने ये हम उस दौर से जाते हैं जब 80-85 में गांधी इंडिया वापस आए और जब उन्होंने देखा कि भाई इंडिया को आज़ादी क्यों नहीं मिली 1857 में, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने पूरा दौरा किया, तब उनको लगा कि भाई जो लोग हैं वही साथ नहीं है, उनको ही आज़ादी नहीं चाहिए। तो लोगों को साथ जुड़ना वो एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है अगर आप फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो। और इसकी वजह से फिर जो गांधी ने एक जो आंदोलन चलाए, वो अलग किस्म के आंदोलन चलाए। आपको देखना होगा कि असहयोग आंदोलन की बात करें या फिर दांडी मार्च की, जो दांडी मार्च भी असहयोग का पार्ट था, या फिर खादी वाली बात करें कि जो लोकल मूवमेंट थी, रेटियो-वेटियो, तो उसमें लोगों को एक साथ जोड़ा गया कि लोग उसका पार्ट बने, वो मूवमेंट चली। उसको कहते हैं कि जो हम पब्लिक पॉलिसी देखते हैं, तो जो पब्लिक होती है, वो पॉलिसी का पार्ट बने। उस तरीके का। तो जो जनसुराज का जो कांसेप्ट है, वो भी उसी बात पे निर्भर है और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, तो लोगों को एक साथ जोड़ना होगा, लोगों को रियलाइज़ करवाना होगा कि आपको बिहार क्यों छोड़ना पड़ रहा है, आप कास्ट पे क्यों वोट माँग रहे हैं, आपके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, आपके यहाँ बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आ रही है, क्यों अहमदाबाद आ रही है, आपके यहाँ ये बात क्यों नहीं कहा कहा जा रहा है कि भई हम इतनी फैक्ट्रीज़ लगाएँगे। तो ये लोगों को एक साथ जोड़ने की मूवमेंट है, इसलिए उसको कहा गया है जन सुराज। और जो कहने का मतलब है कि ये वो मूवमेंट का पार्ट है जो हिस्ट्री से आया है और जो गांधीवादी विचारधारा का है। सो सोशलिज्म होना वो एक कॉमन फैक्टर रहेगा, बट कहने का मतलब है कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू ये है प्रशांत किशोर का। एक और जो मेरे को डिफरेंस लगा यहाँ पे कि प्रशांत किशोर इज द ओनली पर्सन वहां पे मेरे हिसाब से जो बिहार की बात कर रहे हैं। बाकी जो सत्ता में भी है, एनडीए हो जाए या फिर आरजेडी है, वो बिहार नहीं, वो एक गुट की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम जैसे आरजेडी बार बार ये बोलता है कि होता है ना, हम आपको जॉब देंगे, हम अपने यादवों को जॉब देंगे, हम वो ऐसे आपके जो माइनॉरिटी है उनको जॉब देंगे। और लाइक होता है ना, यहाँ पे जो एनडीए है वो भी बोलता है कि हम आपको जॉब देंगे। अरे जॉब देने से थोड़ी होगा था, कैसे देंगे अब। आई फील बिहार इज ऑल्सो एट एन इन्फ्लिक्शन पॉइंट जहाँ वो पूछ रहे हैं कैसे दोगे। सिर्फ बोल देने से काम नहीं बन रहा है। ये आई थिंक एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन है वहां के लोगों के लिए भी, कि अब वो भी पूछ रहे हैं, क्योंकि फाइनली कोई पॉलिटिकल पार्टी आके वहां बोल रहा है कि आप पूछिए तो सही कैसे देंगे, आप पूछिए तो सही करेंगे कैसे। प्रशांत किशोर भले ही सोशलिस्ट हो, मैं मान रहा हूँ उस बात को, बट कोई भी बात जो बोल रहे हैं वो उनका एक लोकस स्टैंड बाय है कि वो ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, बट वो एक पाथ दिखा रहे हैं। वैसे आरजेडी के ऊपर क्या रहा है आपकी, आरजेडी और जो ऑपोजिशन है, लाइक क्या कैसा लग रहा है आपको, क्या है इनका सो मुद्दा। बिहार का जो सबसे जो बुरा फेज़ था, वो फेज़ था जब आरजेडी पावर में थी तब। और आज भी वो लोग हैं जो उस दौर को जिन्होंने जिया है, वो उस जंगल राज को भूल नहीं पा रहे हैं, लालू के जंगल राज को। इसलिए आज भी वो लोग आरजेडी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, व्हिच इज़ द मेन पॉइंट। बट ये है ना कि अब क्या है कि 2005 से ये सब चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 20 साल की सरकार हो गई है, ठीक है? और ये देखा जा रहा है कि नीतीश बाबू की खुद की अब कोई पॉलिसी रही नहीं है। मतलब वो उस तरीके का सुशासन नहीं ला पा रहा है, जिस तरीके का सुशासन की लोग उम्मीद कर रहे हैं। अब वो चबी हुई, पुरानी वही सब स्कीम्स चला रहा है, जहाँ कुछ नयापन नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और वो दे रहा है लेवरेज आरजेडी को। बट स्टिल वो जंगल राज वाला क्वेश्चन अभी भी आता है कि क्या जंगल राज का पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के दिमाग में? क्या ये वही मोदी जी वाली बात हो गई कि वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में तो बहुत कुछ हो गया,
वो थर्ड हुँ, टर्म में इतना कुछ हुआ नहीं, मतलब सेकंड टर्म में इतना कुछ पॉलिसी चेंज हुआ नहीं। तो लोग बोले यार हम तो आपको वोट दे चुके हैं ना फर्स्ट टर्म के टॉयलेट और वो सब के लिए, सेकंड टर्म में आप कुछ करते तो आपको हम थर्ड टर्म के बहुत बड़ा वोट मिलता। पर आई थिंक हुँ, दैट्स वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इवेंट्स। पर आई एम गेटिंग द पॉइंट, भाई साहब जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कुछ नया पॉलिसी नहीं ला पा रहे हैं बेसिकली, जिससे वो अपने वोटर बेस को बोले कि देखिए हम कुछ दे रहे हैं नया, जो पुराना है उसी में काम चल रहा है। यहाँ पे आई वुड से कि हमारी दीदी ममता बनर्जी काफी बढ़िया काम करती है इसमें। वो हमेशा कुछ ना कुछ क्या है न्यूज साइकिल में रहती है, और दूसरा क्या है, वो हमें वोटर को फील कराती है कि मैं कुछ नया दे रही हूँ आपको। और इलेक्शन भी 26 में, अभी इस पर नहीं जाएंगे। भाई साहब अब नेक्स्ट बताइए कि कांग्रेस का क्या रोल है, और उसके बाद में फिर हम बीजेपी के एक एलाई पे जाएं। कांग्रेस का इसमें मुझे वही रोल दिख रहा है जो प्रशांत किशोर कह रहा है कि भाई जो भी मिल जाएगा कि हमें दे दो, आरजेडी से बचा हुआ, हम उस पे लड़ लेंगे। और उसका कितना फ़ायदा होगा बिहार में, वो क्वेश्चन मार्क है। सो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतना बड़ा रोल प्ले करेगी। इट्स लाइक अ सपोर्टिव एक्टर है उस बिहार की जो फ़िल्म बनने वाली है और जो इलेक्शन होने वाला है उसमें। सो सपोर्टिंग रोल और स्पॉट बॉय का जैसा रोल है, सेम रोल है कांग्रेस का। इट्स नॉट अ कांग्रेस का खुद का कोई नेता नहीं है इतना बड़ा बिहार में कि जो मास गैदरिंग कर पाए या फिर उसके फेस पे चुनाव लड़ पाए या फिर आरजेडी से नेगोशिएट कर पाए। सो देयर इज नो वन इन कांग्रेस इन बिहार की जिसके बेस पे वो आरजेडी से नेगोशिएशन भी कर पाए। सो ये है कि भाई आप दे दो हमें दो चार बची कुची सीट्स, वही हम लड़ लेंगे, यही पॉइंट है। अब आ जाते हैं जो मेन प्रॉब्लम है, जो अभी रूलिंग में है एनडीए, उसके अंदर बहुत फैक्शनलिज्म है। जैसे हम देख रहे हैं कि पासवान भी अब लाइक बहुत से पर आ गए उनके, क्योंकि उन लोगों ने इतना एमपी की सीट जीते हैं। क्या लग रहा है कितना सीट लड़ने का बात कर रहे हैं वो, कि ऐसे लग रहा है पासवान खुद जैसे आ रहे हैं नीचे उतर के मैदान में, उनको तो लग रहा है शायद वही बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। उनको तो डर लग रहा है कि इनको ऐसा लगने लग गया। उनका क्या लग रहा है आपको कि क्या है सीन? सो पासवान मुझे नहीं लगता कि वो मोदी के खिलाफ जाएँगे। ये सब नेगोशिएशन की टेक्निक्स होते हैं कि हम अकेले हम्म, लड़ेंगे और वो सब, ताकि वो सबसे ज़्यादा सीट्स कवर कर पाए अपने हिसाब से। तो मुझे नहीं हम्म, लगता कि वो अकेले लड़ने का ट्राई करेंगे क्योंकि अभी मंत्री-वंत्री का पद दे दिया है और हम्म, युवा चेहरा है। अगर तेजस्वी को कोई हम्म, काउंटर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ युवा चेहरा, सो हम्म, वो पासवान है, चिराग पासवान की, और उसकी भी हम्म, बोलबाला है बिहार में। आपको देखना होगा कि लोकसभा में वो सिर्फ 5 सीट्स पे लड़े थे शायद, और पाँचों 5 सीट्स उन्होंने बीजेपी या, को दे दी और एनडीए को हम्म, दे दी। सो वो सही बहुत बात। बड़ा फैक्टर। और जैसे 12 सीट्स जेडीयू को आई, 12 सीट्स बीजेपी को आई, बट 5 सीट जो है वो पासवान को आई। मेजर और ब्लॉक ब्लॉक वोट हो गया वो एक तरीके से, 5 सीट बहुत मायने में। हुँ, भाई साहब अब बीजेपी का क्या लग रहा है यहाँ पे, मतलब क्या फाइनली ऑर्केस्ट्रा घर आ गया है, अब खुद बनाएंगे हम अपना गेम, या फिर अभी भी जेडीयू के भरोसे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं, मतलब लॉजिक बीजे कहाँ है? बीजेपी को सबसे बड़ा जो डर है वही है कि भई हमें केंद्र में भी सरकार चलानी है, हमारे पास पूरी सीट्स तो है नहीं। तो अगर केंद्र में हमें सरकार चलानी है तो हमें ये सोचना होगा कि भई हम नीतीश को क्या आगे रख के चुनाव लड़ सकते हैं? कितना प्रेशर है, नीतीश हम पे कितना प्रेशर करेगा? वो भी एक देखने वाली बात है। तो मुझे मेरा यही पॉइंट है कि बीजेपी को चलानी है, बट क्या नीतीश खुद से बीजेपी को आगे करेगा? ये भी एक हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अमित शाह की जब पत्रकारों के साथ जो बैठक हुई थी तब उन्होंने बोला था कि अभी तो हम नीतीश के फेस पे चुनाव लड़ने का ट्राई कर रहे हैं, बट आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता है। सो अगर जैसे-जैसे चुनाव शेप लेगा उस तरीके से डिस्कशन बढ़ेंगे और उस तरीके से हमें अंदर की बातें बाहर निकल के आएगी कि भाई क्या नीतीश के फेस पे लड़ा जाएगा या फिर कोई एक नया चेहरा आएगा या फिर मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा। और फिर जाके डिसाइड होगा कि भई जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि भई लड़ा तो हम्म, शिंदे के नाम से गया था, बट फिर जाके जब बीजेपी की सीट ज़्यादा आई तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना और हम्म, मतलब देवेंद्र फडणवीस, और उसको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो क्या यहाँ पे ये कुछ हो सकता है कि भई आगे जाके जेडीयू के कोई अरे नीतीश बाबू देवेंद्र को फडणवीस को तो चीफ मिनिस्टर बनाया गया ना। हुँ? हाँ, देवेंद्र फडणवीस को तो चीफ मिनिस्टर बनाया, डेप्यूटी थोड़ी बनाया गया। शिंदे को डेप्यूटी और देवेंद्र हाँ फडणवीस को हाँ, चीफ।
बट जब लड़ा गया था हाँ चुनाव तो शिंदे वाज हाँ द फेस, क्योंकि वो पहले से ही चीफ मिनिस्टर था वहाँ पे, तो शिंदे के फेस पे हम्म, लड़ा गया, फिर नेगोशिएशन उसके बाद हुआ। तो क्या यहाँ पे भी हो सकता है बीजेपी के पास और 2-4 चीज़ें ट्रिक्स है, जैसे कि जेडीयू में नीतीश कुमार को प्रेसिडेंट बना करके पेश किया जाए इन फ्यूचर, हम्म, क्योंकि 27 में शायद टर्म खत्म होगी प्रेसिडेंट की। हम्म, तो ये भी एक देखना होगा कि क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो वो भी देखना होगा कि अगर बीजेपी जेडीयू को ये कुछ ऑफर करती है, तो क्या बीजेपी के साथ केंद्र में रह करके जेडीयू और बीजेपी इन बिहार में बीजेपी अपने सीएम फेस और अपने सीएम के बेस पे आगे बढ़े। तो कुछ या, अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि जहाँ पे बीजेपी कुछ ना कुछ ऑफर कर सकती है, या फिर केंद्र में एक और हम्म, कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। सो हाँ, देखने वाली बात है कि नेगोशिएशन किस तरीके से होते हैं। दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। ये हम मैप दिखा देते हैं आपको। ये 2020 का था, जब लाइक 2020 का इलेक्शन ऐसा कुछ था माजरा। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि होता ना, लाइक आरजेडी भी इज अ प्लेयर, बट अगर आप देखें आरजेडी साउथ की तरफ ज्यादा है, मतलब जो बिहार का साउथ है और बीच सेंट्रल बिहार, राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर आप देखें, तो वहां पे सडनली आपको जेडीयू दिखने लगता है, बीजेपी दिखने लगता है, और बाकी सारी पार्टियां भी आपको दिखने लगती है। आई थिंक पासवान शायद इसमें इतना बड़ा प्लेयर नहीं थे, जैसे एलजेपी को आप देख रहे हैं एक ही सीट पे वो जीत पाए थे। आई थिंक इस बार पासवान भी एक बड़े प्लेयर बन के निकलेंगे। लाइक इतना आई डोंट थिंक इतना इतना साइडलाइन हो पाएंगे वो, क्योंकि 5 एमपी सीट जीते हैं अगर वो, आई थिंक कम से कम उनका भी डबल डिजिट तो होना चाहिए इस बार मेरे हिसाब से। एंड आई फील वो जो डबल डिजिट होगा, दैट वुड बी एट द कॉस्ट ऑफ या तो जेडीयू या आरजेडी। आई डोंट थिंक बीजेपी के साथ इतना क्लैश होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो वोटर है और एलजेपी का जो वोटर है वो मोटा मोटा सेम ही है, और आई थिंक वो सीट्स सेम पे नहीं लड़ना चाहेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। सब लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे को काउंटर करना चाह रहे हैं। अब भाई साहब एक जाते जाते कितना बता दीजिए, क्या लग रहा है कि अभी, आज हम जुलाई में बैठे हैं, लाइक होता ना आज 6 जुलाई है, क्या लग रहा है आपको नवंबर में जो इलेक्शन है, लाइक किस तरफ हवा अभी बहता हुआ दिख रहा है? हम बना देंगे अपडेटेड वीडियो जब इलेक्शन एकदम मुंह पे हो जाएगा, बट अभी के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है। एनडीए फिर से आएगी, क्योंकि बिहार हमेशा सरप्राइज करता है। और रीजन बीइंग कि आपको लोकसभा देखना होगा उसके रिगार्डिंग। जब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा, जब बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा इन लोकसभा, जब बीजेपी को हरियाणा में 5 ही सीट आई, जब बीजेपी को गुजरात में 1 सीट चली गई, जो हमेशा बीजेपी की लेबोरेटरी रही है। वहाँ पे एनडीए को मतलब 12 बीजेपी को, 12 जेडीयू को, 5 एलजेपी को और जीतन राम मांझी और वो सब। तो उन सबको मिला करके बीजेपी को 30 सीट्स अराउंड आई, एनडीए को मैं बोल रहा हूँ। तो बीजे तो और बिहार ने, ऐसा बोला जाता है कि बिहार ने बीजेपी को बचा लिया इन लोकसभा। तो बिहार हमेशा चीज़ें करता है, वो सरप्राइज़ करता है। सो मुझे तो लगता है कि आज भी एनडीए शायद जो अभी की जो स्थिति है, उसी हिसाब से ये है कि बीजेपी को 80 से 90 सीट्स तक आ सकती है, अगर बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पे लड़े। और प्लस जेडीयू को 20 से 25 सीट भी आ जाए और एलजेपी को 10 सीट्स भी आ जाए, तो ये है कि एनडीए को एटलीस्ट 125 तक एनडीए पहुंच सकता है। 243 सीट्स है बिहार के अंदर में। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर को, क्या लग रहा है कि डबल डिजिट होगा, क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर डबल डिजिट पार कर पाएंगे, 10 से ज्यादा सीट्स नहीं आ पाएगी प्रशांत किशोर की। हम्म, पर खाता जरूर खुलेगा इस बार। खाता खुल जाएगा, कहीं ना कहीं तो खाता खुल ही जाता है किसी, सही क्योंकि बात कोई है। ना कोई